नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और डेली जो स्टैटिक जीके के आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसका ये 17वां पार्ट है या उसका 17वीं सीरीज है। और उम्मीद है आप सबने इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है आप यूट्यूब पर कर लिया होगा। यहाँ पर आपको उसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। चलिए देखते हैं इस वाले सेशन का पहला जो प्रश्न है। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस महासागर में रिंग ऑफ फायर से संबंध है। तो कोई एक महासागर है जिसका संबंध रिंग ऑफ फायर से है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही था वो विकल्प डी आपका सही था, क्योंकि जो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक जो ओशियन है उसका संबंध रिंग ऑफ फायर से है। तो ये पैसिफिक ओशियन हो जाता है। इसके आसपास जो ये पार्ट दिख रहा है इसी को ही हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कुल जो आपका भूकंप आते हैं पूरी पृथ्वी पर उसका 90% यहाँ पर आपका क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और टोटल जो ज्वालामुखी व या वोल्केनोज हैं उनका 75% आपको यहाँ पर मिलता है, यानी कि सीधे सीधे कह सकते हैं कि 2/3 पार्ट यहाँ पर स्थित है। तो ये क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा ही प्रोन एरिया हो जाता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। फिर अगर बात कर लेते हैं कि भूतापीय भंडार की, यानी कि जिसे जियोथर्मल आपका कहते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर पावर जनरेट करने के लिए आजकल प्रोग्राम चल रहा है। तो टोटल जो अर्थ में आपका भूतापीय भंडार है उसका 40% केवल ये रिंग ऑफ फायर कैरी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था अभ्यास में। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति का त्यौहार जो होता है पूरे भारत में मनाया जाता है पतंगबाजी के उत्सव के रूप में। इस त्यौहार में क्या होता है, या तो हर साल ये 15 को या फिर 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि बसंत का आगमन होता है और उसके साथ में सूर्य जो होता है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहा होता है, या फिर कह सकते हैं उसी पार्ट को वहाँ पर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और कुछ राज्य जो होते हैं वहाँ पर इसे क्या कहते हैं, मकर संक्रांति को एक प्रमुख फसल उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पर इसको मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं खिचड़ी कहते हैं, कहीं पोंगल कहते हैं। तो इस तरीके से हर राज्य में अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसका जो संबंध सबरीमाला से है, इस त्यौहार का किस तरीके से, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एलसीडी का बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है। तो एलसीडी का हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बताना था, तो इसका यानी कि पूर्ण रूप इसका क्या होगा। तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि इसमें जो डिस्प्ले होता है तो इसमें जो छोटे छोटे जो क्रिस्टल प्रयोग किए जाते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का नाम दिया गया। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये हमें ऑप्शन के बेसिस पे बताना था। तो ऑप्शन में आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सोयाबीन होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम सोयाबीन है तो इसमें क्या हो जाएगा, 36 ग्राम हमें प्रोटीन प्राप्त होगा। तो इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रोटीन पाया जाता है। अब अगर आपने नाम सुना होगा मरस्मस रोग का, तो मरस्मस रोग क्यों होता है, तो ये क्या होगा, प्रोटीन की जो कमी होती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, तो उसकी वजह से मरस्मस रोग होता है। एक होता है, आपने नाम सुना होगा रेडॉप्सिन प्रोटीन। तो रेडॉप्सिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो ये आँख में पाया जाता है। और फिर एक आपने नाम सुना होगा कैरोटीन प्रोटीन। तो कैरोटीन प्रोटीन क्या होता है, ये निर्माण में सहायक होता है किसके, स्किन के निर्माण में, जिसे हम त्वचा कहते हैं, बालों के निर्माण में, नाखूनों के निर्माण में ये सहायक होता है। और जो जानवरों की जो सींगें होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं। किस प्रोटीन की बनी होती हैं वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा फाइब्रिन प्रोटीन। तो फाइब्रिन प्रोटीन में क्या होता है कि जो रेशम बनता है और जो मकड़ियों के जो जाले या उनके धागे होते हैं वो भी ये फाइब्रिन प्रोटीन के नाम से बनते हैं, उसको फाइब्रिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया गया है कि सेब के बारे में, तो जो फलों में होता है सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि अगर सेब हम लेते हैं तो अगर 100 ग्राम सेब है तो उसमें आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, तो 0.003 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया था कि बुर्ज होम नवपाषाण
स्थल में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो ये बुर्ज हुम हो जाता है नवपाषाण काल या नवपाषाण स्थल है, यानी कि नियोलिथिक साइट ये हो जाती है। ये स्थित है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके सबसे पहले अगर उत्खनन की बात करें कब हुआ था, तो इसका उत्खनन या फिर जो आपका एक्सकेवेशन जो होता है वो किया जाता है 1936 में, और इसको 15 अप्रैल और 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है आपको ध्यान रखना, अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक और फैक्ट यहाँ पर आता है कि बुर्ज हुम ये क्या है, जो सभ्यता थी इसका सबसे उत्तरी भाग था, और भी नवपाषाण काल जो भारत में जितने भी स्थल हैं यानी कि न्यूलिथिक साइट्स जितनी भी हैं उसमें सबसे नॉर्थ में पाया जाता है। एक और यहाँ पर आपने नाम सुना होगा गर्तावास। गर्तावास का मतलब होता है आपका हाउस अंडर पिट, यानी कि जो गड्ढे के अंदर घर होता है। ये घर क्या होते थे कि ऊंचाइयों पर जाकर के बनाते थे, ये लोग गड्ढे करते थे और फिर उनको क्या कहते हैं लकड़ी से या पेड़ के जो डाले थे उनसे ढकते थे, उन्हीं को गर्ता आवास का नाम दिया गया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सारी है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तो वो विकल्प सी हो जाएगा, कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह या बिहार में एक जगह थी जगदीशपुर, वहां से इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अगला यहां पर देख लेते हैं कि लखनऊ से किसने किया था, तो लखनऊ से आपका हो जाता है बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया। फिर यहाँ पर दिल्ली में तो दिल्ली से बख्त खान और आपने नाम सुना होगा बहादुर शाह द्वितीय, तो इनके द्वारा किया गया था। फिर यहाँ पर मंगल पांडे के द्वारा किया गया था बैरकपुर में, और फिर झांसी में जो किया गया था वो रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा किया गया था। 1857 में जो विद्रोह हुए थे उनका नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था, तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो विकल्प ए, तो BN राव साहब को यहाँ पर इसके लिए चुना गया था संवैधानिक सलाह के रूप में। इन्होंने क्या किया था कि जो संविधान का मूल प्रारूप था वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। फिर आगे यहाँ पर जो गोपाल स्वामी अयंगर का नाम दिया गया है, ये क्या थे, जो मसौदा समिति थी संविधान की, तो उसके ये सदस्य रहे हैं। और BR अम्बेडकर साहब की बात करें तो ये जो थी प्रारूप समिति उसके ये अध्यक्ष रहे हैं, और K मुंशी भी इन्होंने अपना भी योगदान दिया था। क्या इनका योगदान था आप बता सकते हैं या फिर ध्यान भी रख सकते हैं। आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसमें जो आपका सही उत्तर बनता है वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 35 वर्ष न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो कुछ दिए गए हैं इनको आप देख सकते हैं ऑप्शन की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल और प्रधानमंत्री के लिए 25 और जबकि राज्यपाल के लिए 35। फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का 25 दिया है, और जो लोकसभा के मेंबर होते हैं और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के लिए आपको 25 चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 होनी चाहिए। MLC MLA के लिए 25 और ये 30, और जो आपका पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसके लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल के लिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153, इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपको एक राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। एक और आता है आपका आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 161, इसके अनुसार ये बताया गया है कि राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है। तो किस किस प्रकार के क्षमादान की शक्ति है और किस प्रकार के क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका भी एक पॉइंट बनता है, उसको हम आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक और आर्टिकल आता है यानी कि अनुच्छेद आता है 233, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य के जो जिला न्यायाधीश होते हैं, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। आपका अनुच्छेद 233 हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था अभ्यास में कि किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है, तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा यानी कि प्रकाश का फैलाव हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आकाश का रंग नीला होगा, क्योंकि ये जो लाइट्स होंगी तो जो वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उन पे जाकर के ये टकराएगा और फिर उसे क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा। तो इसलिए वहां इसको प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कहते हैं। और जो रमन प्रभाव है, यानी कि आपने नाम सुना होगा, सर सी वी रमन जी के द्वारा दिया गया था, इसको रमन इफेक्ट कहा जाता है। तो इसका संबंध इसी से है। फिर इसमें क्या किया गया कि इस परिघटना के लिए, इस खोज के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है और नाम ध्यान रखना है। आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ये हमें बताना है। तो 3 परमाणु होते हैं, तो इसलिए विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। देखो, जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो ऑक्सीजन हो जाते हैं, जिसे हम यूज करते हैं, हमारे लिए क्या है, प्राणदायी हवा है, इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन इसमें अगर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो वो O3 ये बन जाएगा, जिसे हम ओजोन कहते हैं। ओजोन का निर्माण कब होता है, तो नेचुरल वे में एक ऑक्सीजन होता है, और उसके साथ में जब सूर्य की परावैंगनी किरणें मिलती हैं तो ये एक ऑक्सीजन का और मॉलिक्यूल मिल करके O3 यानी कि ओजोन बनाता है। और ओजोन क्या करता है कि हमें जो सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती हैं, यानी कि जो सनरेज होती हैं, उन अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं। तो ये आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में।